नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं देयर, THERE, देयर। दोस्तों, देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं है, केवल सेंटेंस की बनावट को पूरा करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, देयर एक एडवर्ब भी है जिसका हिंदी होता है वहां। दोस्तों, देयर का अपोजिट विलोम हियर होता है। हियर मतलब यहां, देयर मतलब वहां, हियर मतलब यहां। दोस्तों, देयर से वाक्य बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है, तो चलो एक नजर हम उसको देख लेते हैं। दोस्तों, वाक्य जब वर्तमान के सेंस में हो तो उसका फॉर्मूला है देयर, उसके बाद आएगा इज एम आर, उसके बाद आएगा नाउन, उसके बाद प्रोनाउन या फिर अदर वर्ड। और वाक्य यदि अतीत के सेंस में हो, मतलब था थी के सेंस में, तो उसका फॉर्मूला होगा देयर, उसके बाद आएगा वाज वर, और उसके बाद आएगा नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर अदर्स वर्ड। और दोस्तों, वाक्य अगर फ्यूचर के सेंस में हो, मतलब गागी के सेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले आएगा देयर, उसके बाद आएगा विल बी, शैल बी, और उसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर अदर्स वर्ड। तो चलो दोस्तों, इन्हीं तीनों फॉर्मूले की मदद से हम वाक्य बनाना सीखते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं। वाक्य है, एक राजा था। देयर वॉज अ किंग, मतलब एक राजा था। एक राजा होगा, देयर विल बी अ किंग। चुनाव होगा, देयर विल बी एन इलेक्शन। दोस्तों, आपको मैंने बताया था देयर एक एडवर्ब भी है जिसका हिंदी होता है वहां, और देयर का अपोजिट होता है हेयर, मतलब यहां। तो चलो इन दोनों से भी हम वाक्य बनाना सीखते हैं और समझते हैं। तो वाक्य है, यहां पानी है। दोस्तों, अब इस वाक्य को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर इज वाटर हियर, मतलब यहां पानी है। वहां पानी था। तो चलो दोस्तों, अब इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देयर वॉज वाटर देयर, मतलब वहां पानी था। वहां पानी होगा। अब चलिए इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देयर विल बी वाटर देयर, मतलब वहां पानी होगा। यहां एक हाथी है। देयर इज एन एलिफेंट हियर, मतलब यहां एक हाथी है। वहां तालाब था। अब चलो दोस्तों, इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देयर वॉज अ पॉन्ड देयर, मतलब वहां तालाब था। वहां कुआं होगा। देयर विल बी वेल देयर, मतलब वहां कुआं होगा। गांव में एक विद्यालय है। देयर इज अ स्कूल इन द विलेज। पेड़ पर कौवा था। देयर वॉज अ क्रो ऑन द ट्री। नदी में पानी होगा। देयर विल बी वाटर इन द रिवर। मेरे गांव में 4 हाथी हैं। देयर आर 4 एलिफेंट्स इन माई विलेज। यहां शांति रहेगी। देयर विल बी पीस हियर। उसके दिमाग में कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग इन हिज माइंड। मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है।
देयर इज अ बिग पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। देश में अनेक समस्याएं थी। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। मेरे घर के सामने एक बगीचा है। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। चलिए दोस्तों, अब हम देयर से निगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखते हैं। दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज, एम, आर या फिर वाज वर्ब के बाद नॉट या नो लगाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नॉट कब लगाएं और नो कब लगाएं। जब नाउन के पहले आर्टिकल या फिर संख्या सूचक शब्द हो तो नॉट लगाते हैं, और जब नाउन के पहले आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द ना हो तो नो लगाते हैं। दोस्तों, इसको वाक्य के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो वाक्य है, गांव में विद्यालय नहीं है। चलिए इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन होगा, देयर इज नॉट अ स्कूल इन द विलेज। मतलब गांव में विद्यालय नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमने इस के बाद नॉट को लगाया है, क्योंकि नियम में है जब नाउन के पहले आर्टिकल या फिर कोई संख्या सूचक शब्द हो तो नॉट लगता है। इस वजह से हमने यहाँ पे नॉट को लगाया है। तो ट्रांसलेशन हुआ है, देयर इज नॉट अ स्कूल इन द विलेज। आइए और वाक्य को देखते हैं। वहां 4 गायें नहीं थी। चलो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देयर वर नॉट 4 काउस देयर। मतलब वहां 4 गायें नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पर हम वर्ब के बाद नॉट लगाए हैं, क्योंकि आप देखिए काउ जो कि नाउन है और नाउन के पहले 4 आया है, मतलब संख्या सूचक। इस वजह से हमने यहाँ पे नॉट लगाया है। तो ट्रांसलेशन हुआ है, देयर वर नॉट 4 काउस देयर। मतलब वहां 4 गायें नहीं थी। नदी में पानी नहीं है। अब चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देयर इज नो वाटर इन द रिवर। मतलब नदी में पानी नहीं है। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमने इज के बाद नो को लगाया है, क्योंकि यहाँ पर नाउन के पहले नहीं कोई आर्टिकल है और न ही कोई संख्या सूचक शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पे नो को लगाया है। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ है, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। मतलब नदी में पानी नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखते हैं। तो वाक्य है, क्या आपके गांव में मंदिर है। तो चलो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इज देयर अ टेम्पल इन योर विलेज। मतलब क्या आपके गांव में मंदिर है। क्या वहां पानी था। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वॉज देयर वाटर देयर। मतलब क्या वहां पानी था। क्या उस कुएं में सांप था। अब चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वॉज देयर अ स्नेक्स इन दैट वेल। मतलब क्या उस कुएं में सांप था। क्या तुम्हारे शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इज देयर एनी इंजीनियरिंग कॉलेज इन योर टाउन। मतलब क्या तुम्हारे शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज है। क्या उस बर्तन में पानी था। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वॉज देयर वाटर इन दैट पोट। मतलब क्या उस बर्तन में पानी था। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वाक्य है, क्या गांव में विद्यालय नहीं है। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इज देयर नॉट अ स्कूल इन द विलेज। मतलब क्या गांव में विद्यालय नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे हमने नॉट का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल के पहले आर्टिकल आया है, इस वजह से हमने नॉट का प्रयोग किया है। क्या वहां कौवा नहीं था। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वॉज देयर नो क्रो देयर। मतलब क्या वहां कौवा नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर हमने नो का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई संख्या सूचक शब्द है, इस वजह से हमने नो का प्रयोग किया है।
क्या मेज पर किताबें नहीं हैं? अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आर देयर नो बुक्स ऑन द टेबल, मतलब क्या मेज पर किताबें नहीं हैं? क्या पार्क में पौधे नहीं थे? चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वर देयर नो प्लांट्स इन द पार्क, मतलब क्या पार्क में पौधे नहीं थे? क्या विद्यालय में 200 छात्र नहीं हैं? अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आर देयर नॉट 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, मतलब क्या विद्यालय में 200 छात्र नहीं हैं? आइए दोस्तों, देयर का प्रयोग हम अन्य क्रिया के साथ भी देखते हैं। दोस्तों, देयर का यूज शुड बी के साथ और कैन बी के साथ और मस्ट बी के साथ। तो चलो इसको वाक्य के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो वाक्य है, हमारे देश में शांति रहनी चाहिए। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देयर शुड बी पीस इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में शांति रहनी चाहिए। यहां कोई आशा नहीं हो सकती। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देयर कैन बी नो होप हियर, मतलब यहां कोई आशा नहीं हो सकती। हम लोगों में समझदारी अवश्य रहनी चाहिए। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग अमंग अस, मतलब हम लोगों के बीच में समझदारी अवश्य रहनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी रहना क्रिया रहने पर भी इंट्रोडक्टरी देयर का यूज होता है। जैसे किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज, मतलब किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। मेरे गांव में एक अंधा रहता था। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज, मतलब मेरे गांव में एक अंधा रहता था। दोस्तों, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई अनिश्चित संज्ञा मतलब इंडेफिनिट नाउन हो और क्रिया के अनुवाद में वर्ब टू बी किसी रूप में आता हो, तो अनेक परिस्थितियों में वाक्य अनुवाद दो प्रकार से होता है, जैसा कि मैं इन वाक्य के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तो वाक्य है, कुछ लड़के रो रहे हैं। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सम बॉयज आर वीपिंग, मतलब कुछ लड़के रो रहे हैं। अब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देयर आर सम बॉयज वीपिंग, मतलब कुछ लड़के रो रहे हैं। आइए और वाक्य को देखते हैं। एक लड़का पूरे वर्ग को अशांत कर रहा था। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अ बॉय वॉज डिस्टर्बिंग द होल क्लास, मतलब एक लड़का पूरे वर्ग को अशांत कर रहा था। अब इसी वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर वॉज अ बॉय डिस्टर्बिंग द होल क्लास, मतलब एक लड़का पूरे वर्ग को अशांत कर रहा था। एक लड़का वहां इंतजार करता रहेगा। चलिए अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अ बॉय विल बी वेटिंग देयर, मतलब एक लड़का वहां इंतजार करता रहेगा। अब दोस्तों इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर विल बी अ बॉय वेटिंग देयर, मतलब एक लड़का वहां इंतजार करता रहेगा। कुछ लोग देश के विरुद्ध काम करते रहते हैं। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सम पर्सन्स हैव बीन वर्किंग अगेंस्ट द कंट्री, मतलब कुछ लोग देश के विरुद्ध काम करते रहते हैं। दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर हैव बीन सम पर्सन्स वर्किंग अगेंस्ट द कंट्री, मतलब कुछ लोग देश के विरुद्ध काम करते रहते हैं। मेरी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था। चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नो वन वॉज रेडी टू हेल्प मी, मतलब मेरी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था। दोस्तों इसको ऐसे भी बोल सकते हैं,
देयर वॉज नो वन रेडी टू हेल्प मी, मतलब मेरी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था। तो दोस्तों ये थे देयर के यूज। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होंगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।